कि रेलवे मंत्री जो है और प्रधानमंत्री जो है ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आज ऐसा नहीं है कि आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले मुद्दे पे जो है प्रधानमंत्री या रेल मंत्रालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन कि हिंदू राष्ट्र को लेकर छात्र जितना भी कमेंट आया है उसमें सिर्फ माइनॉरिटी वाले ही ये कमेंट नहीं किए, हिंदू भाई लोग और बहन लोग भी ये कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म जो गवर्नमेंट है, छात्रों का कहना है कि बंटवारा का काम कर रही है, छात्रों में को लेकर ही बढ़ावा दे रही है और यंग युवा पीढ़ी जो है उनका भविष्य और नौकरी बेरोजगारी को लेकर वो ध्यान ही नहीं दे रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा कि आईटीआई मैंडेटरी करके इस पर लाया जाए ताकि वो वर्किंग जो है कैपेसिटी उनके पास ज्यादा होगी, वो स्किल्ड ज्यादा होंगे। यदि सनातन का परचम नहीं रहा तो फिर कोई आक्रामकता आएगा और आपके ऊपर आक्रमण करेगा। और यहाँ पर छात्र और आक्रोशित हो जा रहे हैं कि हम लोग मान लिए कि सरकार के घर में वैकेंसी नहीं है, इसलिए फ्रेशर्स कैंडिडेट लोगों के लिए 32,000 वैकेंसी है, फिर अलग से जो लोग रेलवे में काम करके दौलत शौहरत कमा चुके हैं उन लोगों के लिए क्यों वैकेंसी सरकार निकाल रही है। आप सभी लोगों का स्वागत है छात्रों की अदालत पॉडकास्ट शो में। आज हमारे बीच स्पेशल गेस्ट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रियंकु पांडे महाशय जी उपस्थित हैं। बता दूं सबसे पहले इनका परिचय, ये एक नेता होने से पहले बैरकपुर क्षेत्र में सबसे पहले छात्र लोगों के लिए और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। हमारे बैरकपुर अंचल में छात्र लोगों के भविष्य के लिए ये बहुत ऐसे कार्य करते आए हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, आपके भी समस्त व्यूअरों को अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप भी सदैव जो है छात्र हित के लिए, छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए कार्य करते रहें। ईश्वर आपको इतनी शक्ति प्रदान करे। सबसे पहला सवाल, ये सारा सवाल जो है आज छात्र लोगों का सवाल है, जो बीजेपी को लेकर, रेलवे मंत्री को लेकर और माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर जो इतना नेगेटिव थॉट सारे छात्रों के बीच में जो पनप चुका है, उसी का सवाल का जवाब आज हमारे बीच सर देंगे। सर पहला सवाल यही है कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा भर्ती में से एक भर्ती है रेलवे भर्ती। 2019 साल में रेलवे मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था कि 2019 के बाद जितने भी भर्तियां रेलवे में आएंगी, खास करके ग्रुप डी में आईटीआई मैंडेटरी मस्ट रहने वाला है। तो छात्र क्या किए, इस नोटिस को देखकर आईटीआई करने निकल पड़े। किसी का 2 साल, किसी का 1 साल, किसी का 3 साल गया करने में, पैसा भी। बहुत ऐसे छात्र है जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं जमीन बेचकर आईटीआई किया हूं, मैं ये बेचकर आईटीआई किया हूं। और अंत में 2024 साल में दिसंबर मंथ में जब ग्रुप डी का भर्ती का नोटिफिकेशन आया तो उसमें आईटीआई बेस पर ही आया, लेकिन फिर नन आईटीआई वाले जो है वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे और 15 दिन बाद फिर रेलवे मंत्री क्या किए, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि आईटीआई को मैंने हटा दिया। तो इसको लेकर आईटीआई वाले पूरे आक्रोशित हो गए कि रेलवे मंत्री जो है और प्रधानमंत्री जो है ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके मुंह का, जुबान का दाम ही नहीं है। और इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहला विषय मैं आपको बताऊं कि पूरी नियुक्ति का जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम जो है कोई भी डिपार्टमेंट का दफ्तर जो है एक अलग होता है। तो रेलवे निश्चित रूप से भारतवर्ष में एक बड़ा पार्ट जो है जॉब का है, जहां से लोग जो है नियुक्तियां पाते हैं। अगर डिफेंस के बाद अगर बोला जाए तो रेल एक बड़ा जो है क्षेत्र है जहां लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो इस नौकरी में मूलतः जो विषय आपके द्वारा मुझे सुनने को मिल रहा है और भी मैं न्यूज़पेपर में वगैरह में जो थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, जो समझा हूँ, उससे जो मुझे देखने को यह जानकारी जो मिली है कि रेलवे की नियुक्ति में जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, उस टेक्निकल प्रॉब्लम का मूल कारण है कि आईटीआई वाले लोगों को नियुक्ति दिया जाए या नॉन आईटीआई वालों को दिया जाए। जैसा कि आपको भी ज्ञात है कि ये पहले जो है विदाउट एनी आईटीआई जो है कोई मैंडेटरी नहीं था। हाँ, विदाउट जो है आईटीआई मैंडेटरी जो है लोग तैयारी करते थे और तैयारी करके एग्जाम में बैठते थे। जो एग्जाम पास आउट करता था उनकी नौकरियां होती थी। जब गवर्नमेंट ने ये निर्धारित किया कि आईटीआई किए हुए बच्चों को लिया जाएगा, दैट टाइम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिनको विश्वास है आज नहीं तो कल मुझे रेल में जॉब मिलेगा। अब वो तो आईटीआई किए हुए नहीं है, तो उनके मन में एक विषय आ गया कि नहीं भाई ऐसा अगर है तो दिक्कत होगी। तो फिर उन्होंने जो है गवर्नमेंट के पास जो है अपना आवेदन किया और गवर्नमेंट ने उसमें, रेलवे गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि लग रहा है कि इन लोगों के साथ अन्याय हो गया है, तो इससे अच्छा नॉन आईटीआई हम लोग कर देते हैं, आईटीआई को विड्रॉ कर लेते हैं। तो आईटीआई को अगर विड्रॉ कर ले रहे हैं तो उसमें आईटीआई वाले बच्चे भी परीक्षा दे पाएंगे और जो आईटीआई नहीं किया वो भी दे पाएंगे। वो दोनों के लिए हो गया, वो दोनों के लिए हो गया। लेकिन जब दोनों के लिए हो गया, मतलब बोथ पार्टी उसमें जो है अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो इसमें आईटीआई वाले लोगों को क्या लगा कि कहीं ना कहीं मैंडेटरी होने से सिर्फ लाभ हम लोगों को मिलता, वो हमारा लाभ किसी और के पास चला जाएगा।
जनरली अगर आप ITI किए हुए हैं तो आपके पास नॉलेज ज्यादा है। आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो जो व्यक्ति ITI पास नहीं किया है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके परीक्षा में बैठ रहा, उससे आगे निकलने का चांसेस ज्यादा ITI वाले लोगों का होगा, क्योंकि आप पहले से इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, आपके पास वो ज्ञान है कि रेल में कहाँ कहाँ पे क्या क्या कौन कौन सा विषय पे कैसे काम होता है, तो आप निश्चित रूप से उसका आंसर ज्यादा दे पाएंगे और ज्यादा सटीक आंसर दे पाएंगे। बट उन लोगों ने देखा कि नहीं, मेरा भाग कोई और क्यों लेके जाएगा, वो कोर्ट में चले गए। और जब कोर्ट में जाने का नतीजा क्या हुआ कि ये मामला कहीं ना कहीं जो है झूल गया है या ब्रेक हो गया है। उसी तरह की स्थिति में जो है आज उस स्थिति में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों की नियुक्तियां जो है विलंब हो रही है, लेट हो रहा है। तो अगर आज इस विषय को अगर देखा जाए तो ये निश्चित रूप से सभी के कर्म का विषय है, बच्चों का समय जा रहा है ये भी निश्चित रूप से है, लेकिन माननीय न्यायालय के निर्णय के बिना किसी भी प्रकार से कोई भी जो है गवर्नमेंट की बॉडी आगे नहीं बढ़ सकती है। आपको ज्ञात होगा, देखिए ये तो कर्म का काम है, नौकरियां पाना पढ़ लिख करके या नियुक्तियां पाना, ये टोटली कर्म का विषय है। लेकिन कर्म के साथ साथ जो है, अगर अब मैं एक धर्म का बात करता हूं, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो डायट टाइम बहुत लोगों ने यह प्रश्न किया कि बीजेपी की सरकार आ गई, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, अब राम मंदिर कब बनेगा। राम मंदिर का मुद्दा कहां था, कोर्ट में था। मोदी जी ने क्या कहा कि कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, कोर्ट के निर्णय के बाद ही हम लोग कुछ सोचेंगे। तो धीरे धीरे मामला जो है आगे बढ़ा, कोर्ट से निर्णय आया, कोर्ट से निर्णय आने के बाद राम मंदिर बनने का जो है कार्य शुरू हुआ और आज राम मंदिर बन गया। तो थोड़ी विलंब हुई, लेकिन न्यायालय को सम्मान देकर के ये कार्य को किया गया। आज ऐसा नहीं है कि ITI और नॉन ITI वाले मुद्दे पे जो है प्रधानमंत्री या रेल मंत्रालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन देश में सबसे ज्यादा सम्मान जो है न्यायालय का होता है। इसलिए न्यायालय के सम्मान को रखते हुए आज गवर्नमेंट चाह रही है कि पहले वहां निर्णय हो जाए, वो जो भी निर्णय दे उसके बाद जो है उनकी नियुक्तियां दी जाएगी। और रही बात खेल नहीं, खेल वाली नहीं है, ये लोगों के प्रॉफिट के लिए किया गया। मान लीजिए अब लोग बोल रहे हैं कि भाई अब जो है स्किल्ड लोग चाहिए। आज समय आ चुका है कि अब ग्रुप डी में अगर देखा जाए तो ग्रुप डी में आप जनरली पहले वाला सिस्टम नहीं रह गया कि एक बाबू क्लर्क है तो उनके पीछे एक प्यून है। कोई UDC के पीछे भी प्यून था, LDC के पीछे भी प्यून था, कोई जो है SM के पीछे भी प्यून था। आज वो धीरे धीरे जो है प्यून की संख्या कमती गई है। सेल्फ जो है लोग पानी पीने की अपनी व्यवस्था, अपने टेबल को जो है साफ सुथरा रखने की व्यवस्था करते हैं जनरली। अब जो है ग्रुप डी में प्यून का जो है लेवल अगर देखा जाए तो लगभग जो नगण्य है। तो अब अगर स्किल्ड लोग वहां आते हैं ग्रुप डी में तो निश्चित रूप से वो स्किल्ड लोग क्या होगा कि जो भी टेक्निकल वर्क है परिश्रम करने वाला, चाहे वो रेलवे लाइन से लेकर के ट्रैक से लेकर के या प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार समस्या, तो उस काम को कर पाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा कि ITI मैंडेटरी करके इस पर लाया जाए ताकि वो वर्किंग जो है कैपेसिटी उनके पास ज्यादा होगी, वो स्किल्ड ज्यादा होंगे। लेकिन डाइट टाइम क्या, वो बहुत सारे बच्चे जो तैयारियां नॉर्मल कर रहे थे उन लोगों को बुरा लगा कि भाई हम लोग का क्या लाइफ होगा, तो उन्होंने उस समय क्या किया कि ठीक है भाई सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या है, जनहित के लिए, लोगों के हित के लिए सोच रही है। अगर उनके मन में थोड़ा सा भी अगर किसी प्रकार का अगर छल कपट होता तो फिर वो इस विषय को क्या करते हैं, एकदम टाइट होकर बोलते नहीं विदाउट ITI अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ वो काम वो नहीं कर रहे हो, वो डायरेक्टली देख रहे हैं जनहित में क्या लाभदायक है। तो देखिए जनहित में चलो भाई दोनों मुद्दा में से अगर दोनों को दिया जाए, जो टैलेंटेड ज्यादा होगा वो नियुक्ति पत्र पाएगा। तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई भी जो है न छल कपट है न मिथ्या बात है। मिथ्यावानी प्रधानमंत्री मोदी जी तो खैर इस विषय में मुझे जहां तक जानकारी कुछ बोले भी नहीं है, क्योंकि न्यायालय के पास विषय है, वो अपना कोई भी मंतव्य, हाँ कोई भी अपना जो है अपना मंतव्य रखना अभी तक नहीं ठीक उनके लिए होगा और ना ही वो रखे हैं। तो न्यायालय का निर्णय यथाशीघ्र आए, मैं भी चाहूंगा न्यायालय का निर्णय यथाशीघ्र आए और बच्चों को जो है अपने नियुक्ति के लिए अपनी तैयारी जो कर रहे हैं वो आगे बढ़े और नियुक्ति पाए। यहाँ पर एक सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर छात्र जितना भी कमेंट आया है उसमें सिर्फ माइनॉरिटी वाले ही ये कमेंट नहीं किए, हिंदू भाई लोग और बहन लोग भी ये कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर ही बढ़ावा दे रही है और यंग युवा पीढ़ी जो है उनका भविष्य और नौकरी बेरोजगारी को लेकर वो ध्यान ही नहीं दे रही है। इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, देखिए जो लोग इस विषय को रख रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू धर्म के लिए काम कर रही है, ये विषय हमारे अपने संस्कृति, हमारे अपने सनातन धर्म की है। हमारे देश, जिस देश को नाम के साथ माँ का संबोधन दिया जाता है, हम लोग भारत माँ कहते हैं, ये जो संस्कृति हमें मिली है, ये संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने देश को अगर सनातन धर्म के मार्ग पे अगर आप अग्रसर करते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश की सभ्यता संस्कृति और भी मजबूत होगी। उस कार्य को किया जा रहा है। आज बच्चे या बच्चियां जो लोग भी बोल रहे हैं या जो भी विरोधी विचारधारा वाले लोग हैं, उनको एक विषय जरूर सोचना होगा कि भैया 2 रोटी अगर आप कमाएंगे तभी अपना खा पाएंगे।
चाहे आप रहें चाहे मैं रहूं, इस बात को सत्य है, इस बात को जो है हम लोग को मान के चलना चाहिए कि ऐसे कहीं भी आपको ना 2 रोटी कोई देगा, और देगा भी तो 2-4 दिन दे सकता है, बाकी आपको स्वयं कमाना है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि यदि गवर्नमेंट मजबूत नहीं रहा, यदि हमारे देश की व्यवस्था अगर मजबूत नहीं रही, यदि सनातन का परचम नहीं रहा, तो फिर कोई आक्रांता आएगा और आपके ऊपर आक्रमण करेगा और आपके पूर्ण रूप से सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करेगा। जिसका एक बड़ा उदाहरण अगर देखा जाए तो मगध का विश्वविद्यालय, मगध यूनिवर्सिटी, जिस मगध यूनिवर्सिटी के ज्ञान के चलते पूरे विश्व के लोग जो है ज्ञान पाते थे, जो पूरे विश्व के लोग आकर के वहां पे ज्योतिष शास्त्र से लेकर खगोल शास्त्र से लेकर के प्रत्येक तरह समाज शास्त्र से लेकर के प्रत्येक विषय का ज्ञान पाते थे, वो विषय को पाने वाले जगह को नष्ट किया गया, उसकी पुस्तकों को बर्बाद किया गया, जिसका परिणाम आज ये हुआ कि हम लोग जो है सालों साल जो है फिर दूसरे देश की तुलना में पीछे हो गए। तो अगर हमारा सनातन धर्म एकजुट रहेगा, हमारी सभ्यता संस्कृति मजबूत रहेगी, तो फिर कोई आक्रांता हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा और वो अटैक करके सफलता नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारे अपने देश को, अपने सनातन धर्म को, लोगों को, सनातनी को, अपने संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए, आक्रांताओं को भगाए रखने के लिए अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र उसका एक पथ है। अगर आप हिंदू राष्ट्र अगर घोषणा करते तो हम लोग एकजुट है, हम लोग को कोई विभाजन नहीं कर सकता। आज भेद करके ही तो लोग बाहर के लोग अटैक किए। आज अगर देखा जाए मुगल वंशजों के समय से या देखिए या 7वीं शताब्दी से अभी तक का देखिए, हम लोग को पहले आपस में बांटा गया और बांट करके बाहर के आक्रांता आकर के हम लोगों पर आक्रमण किए और आक्रमण करके वो अपना जगह यहाँ बना पाए और जगह बना करके क्या किए, हमारी जो मजबूती है उसको समाप्त किए। तो मजबूती में क्या था, ज्ञान का भंडार था हमारा अपना मगध यूनिवर्सिटी, ज्ञान के भंडार को शेष कर दिया कि अगर ये ज्ञान का भंडार रहेगा तो फिर तो भारतवर्ष सचमुच जो है सदैव विश्व गुरु रहेगा। तो ज्ञान के भंडार को शेष किए। अब सोचिए उस समय के तत्कालीन जो वहां के बख्तियारपुर, जो आज नाम आप सुन रहे हैं, वो भी वहां पर जो है एक उस समय राजा हुआ करता था। तो वो राजा जब पीड़ित हुआ, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, बख्तियारपुर के नाम से उसका नाम है, ठीक है। जब वो पीड़ित हुआ, जब उसे बुखार हो गया और जब उसने बोला कि वेद को बुलाओ, जो हमारा जो है कैसे जो हम ठीक हो, हमको कौन स्वस्थ करेगा। जब वेद को बुलाया गया तो वही मगध कहीं जो है वेद आए, मगध विश्वविद्यालय जो नाम बोल रहा हूं वहीं के छात्र एक वेद आया, छात्र वेद, वो भी कोई जो है बड़ा नहीं, छात्र वेद आया तो बोला ये तो आराम से ठीक हो जाएगा, वो दवा देकर के चले गए। वो वेद के दवा देने के बाद वो सम्राट क्या बोला, राजा कि नहीं दवा को हम नहीं खाएंगे, हो सकता है इसमें पॉइजन मिलाकर मुझे मार दे। हुआ क्या कि वो राजा का धीरे धीरे शरीर और भी अस्वस्थ होता चला गया, वो और बिगड़ता चला गया उसका शरीर। जब शरीर बिगड़ता चला गया तो लास्ट में जो है वो वेद देखा कि जिस मरीज को मैंने देखा अगर वो स्वस्थ ना हो तो मेरी वेद की विद्या जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी और मैं किसी को स्वस्थ नहीं कर पाया, ये क्लेम रह जाएगा। एक डॉक्टर का जो अपना, एक चिकित्सक का जो अपना धर्म और कर्म होता है, वो होता है किसी भी मरीज को जो है उसको इलाज को करना, उसको ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करना, स्वस्थ करना। तो उन्होंने क्या किया, कुरान लिया और कुरान लेकर के जो है जाकर के राजा को दिए कि मैं आपको आज जन्मदिन के दिन मैं आपका कुरान दे रहा हूँ, इसको आप प्रत्येक दिन पढ़िएगा। वो राजा समझा कुरान दिया भाई मेरे को पढ़ना चाहिए, और वो कुरान प्रत्येक दिन पढ़ना शुरू किए। जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे उनकी जो है शरीर जो है स्वस्थ होता चला गया। तो उन्होंने क्या किया, वो पुस्तक के माध्यम से ऐसा दवा दे दिया जो प्रत्येक दिन वो पेज पलट रहे थे और वैसे से उनका शरीर जो ठीक हो रहा था। तो ऐसी ऐसी पद्धतियां हमारे देश में थी जिस पद्धति को, जिस ज्ञान को जो है आक्रांताओं ने समाप्त किया। तो आज सनातन धर्म की बात या हिंदू राष्ट्र की जो बात जो की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि हमारे देश के लोग एकजुट हो जाए, और जब एकजुट हो जाएंगे और अखंड भारत अगर सौभाग्य से अगर मेरा हो जाएगा तो कोई भी दूसरे देश के लोगों की साहस और शक्ति नहीं होगी जो हम लोग को पर आक्रमण करे। और जब आक्रमण नहीं करेगा, जब भेद नहीं कर पाएगा, आपस में विभाजन नहीं करा पाएगा, आपस में लड़ाई नहीं करा पाएगा, तो हमारा जो भारतवर्ष जो है, इस भारतवर्ष का ज्ञान, इस भारतवर्ष की अपनी क्षमता पुनः पूरे विश्व को जो है अपने साथ लेकर के विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित कर पाएगी। और विश्व गुरु अगर बनेगा तो आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश पूरे विश्व को आप चला रहे हैं, तो भैया हमारा देश समृद्ध होगा, हमारे नौजवान समृद्ध होंगे, हमारे आने वाले बच्चे समृद्ध होंगे। तो इस चिंता भावना को लेकर के, इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। इसे आप सिर्फ धर्मीय विषय ना देखें, इसे आप अपनी साहित्यिक, अपनी सांस्कृतिक, अपने देश की, अपनी मां भारती की मिट्टी को मजबूत करने का विषय को समझे। और ये मां भारती की मिट्टी अगर मजबूत नहीं हो तो आप मजबूत नहीं होंगे। आपके घर के अगर गार्जियन, आपके घर के अभिभावक यदि मजबूत नहीं रहेगा तो बच्चा क्या मजबूत हो सकता है? नहीं। आपके पिता की, अपने माता की है या आपके घर की जो है आय अगर आपका ज्यादा है तो आपको उसका लाभ मिलेगा। जिस घर का आय कम उसके बच्चों को इफेक्ट मिलता है कि वो बहुत सारे विषय से वंचित हो जाते हैं।
बहुत सारा जो फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाता है। तो गार्जियन को मजबूत होने की जरूरत होती है। घर के अभिभावक मजबूत होंगे तभी आप मजबूत होंगे। तो ये देश की मजबूत करने की बात है सनातन। अगर आप जो है हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो देश मजबूत होगा। तो देश हमारा ही तो हमारा गार्जियन है। अगर मूल गार्जियन देखा जाए तो मेरे परिवार का जैसे माता पिता मेरे गार्जियन है, उसी प्रकार मेरा देश का गार्जियन मेरी गवर्नमेंट है, मेरी व्यवस्था है। तो वो जितनी समृद्ध होगी, जितनी मजबूत होगी, आप उतना ही मजबूत होंगे। लोग बोलते हैं वो रिच कंट्री है। भैया रिच कंट्री हम भी बनेंगे। आज अगर हम लोग डेवलप्ड कंट्री में जो सबसे आगे अगर जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग रिच कंट्री भी बन सकते हैं। तो रिच कंट्री बनेगा, उसका लाभ आपको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग भारतवर्ष के ही देश के जो वासी है। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को मजबूत करने के लिए, देश की सभ्यता और संस्कृति को जो है मजबूत करने के लिए हमारे देश में सचमुच हिंदू राष्ट्र का जो होना सबसे ज्यादा उचित है। लोग क्यों बोलते हैं आज भी राम राज्य रहेगा भाई तो प्रजा को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये राम राज्य की बात क्यों होती है? राम राज्य समृद्ध राज्य था। राम राज्य जो है प्रजा के विषय पे सोचने वाला राज्य था। राम राज्य जो है प्रत्येक जनता की बातों को बोलने का जो है साहस देने वाला राज्य था। तो अगर आज बच्चे अगर अपनी बातों को रख पा रहे हैं तो ये भी हमारा राम राज्य की भूमिका है। कि हमारे बच्चे जो है अपनी बातों को रख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री को डायरेक्टली ट्वीट कर पा रहे हैं, आज जो है रेल मिनिस्ट्री को अपनी बात को रख पा रहे हैं। ये तो एक समय था भी नहीं, बच्चों को बोलने का अधिकार नहीं था। तो ये मजबूती है हमारी, इस मजबूती को मानना चाहिए। और ये लोग ना सोचे ये सिर्फ धर्म के लिए कार्य हो रहा है, आज कर्म के लिए भी कार्य हो रहा है। तभी आज जो है फाइनेंस के दृष्टिकोण से हमारा भारतवर्ष जो है आज चौथे नंबर स्थान पे पूरे विश्व में पहुंचा है। ये छोटी बात नहीं है। और जितने देश मजबूत होंगे उतने हम लोग मजबूत होंगे। इस विषय को लोग लेकर के चले। लास्ट सवाल यही रहेगा आज के इस वीडियो का कि जो गवर्नमेंट है, छात्रों का कहना है कि बंटवारा का काम कर रही है छात्रों में। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आए हैं कि सरकार यहां पर यह भी कर सकती थी कि रेलवे ग्रुप डी में 2 पोस्टों पे रिक्रूटमेंट होता है, आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों पे। आप अगर वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उसमें 50-60% आईटीआई वालों को दे दीजिए, 30 या 40% नॉन आईटीआई वालों को दे दीजिए। बस विभाजन का काम खत्म। इसको लेकर क्या बोलना है? गवर्नमेंट ये चीज कर ही नहीं रही है। देखिए मैं बोल रहा हूं, इसको न्यायालय निर्णय दे, या तो न्यायालय निर्णय ले ले, अन्य तो न्यायालय बोल दे कि गवर्नमेंट जो है यथाशीघ्र 5 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर इसकी कमेटी गठन करके निर्णय को ले। विदाउट जो है कोर्ट के आदेश का कुछ भी अब करना कहीं ना कहीं जो है कोर्ट की अवमानना होगी। इसलिए कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। हो सकता है आजकल में निर्णय आ जाए, तो निर्णय आने के बाद ही रेल मंत्री को भी, रेल दफ्तर को भी इस पर आगे बढ़ना उचित होगा। सबसे बड़ा सवाल एक रह गया था, रेलवे ग्रुप डी का भर्ती रेलवे मंत्री जी ने खुद अपने मुंह से अनाउंसमेंट किया था कि 1,25,000 वैकेंट पोस्ट खाली है, जिसमें से 1 लाख पोस्ट पे भर्ती यथाशीघ्र जनवरी मंथ से कराया जाएगा, जिसका फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुका है। लेकिन वो भर्ती दे दिए 32,000। उसके बाद वो फिर क्या किए, 7 फरवरी को अलग नॉर्थ फोर्टिनन रेलवे जोन में तकरीबन 2,000 वैकेंसी वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ग्रुप डी का ही, वो भी कौन लोग भर पाएंगे? तो जो लोग रेलवे में रिटायर्ड पर्सन है वो लोग भर पाएंगे, अलग से वो वैकेंसी निकाल दिए। तो यहां पर छात्र और आक्रोशित हो जा रहे हैं कि हम लोग मान लिए कि सरकार के घर में वैकेंसी नहीं है, इसलिए फ्रेशर्स कैंडिडेट लोगों के लिए 32,000 वैकेंसी है। फिर अलग से जो लोग रेलवे में काम करके दौलत शौहरत कमा चुके हैं उन लोगों के लिए क्यों वैकेंसी सरकार निकाल रही है? नहीं, विषय यहाँ पे थोड़ा आपको समझना होगा। 32,000 वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए, 2,000 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट में अभ्यस्त लोगों के लिए, स्किल्ड लोगों के लिए। आज जो है डिफेंस से लोग रिटायर करते हैं, उसके बाद बोला जाता है एक्स डिफेंस के लिए जॉब है। आप अगर कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाइएगा, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है वो स्किल्ड है, उनके अनुभव को उस काम में लगाया जाए। तो इन 32,000 लोग जो फ्रेशर इन करेंगे, तो ये 32,000 के साथ साथ अगर 2,000 लोग भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा होगा कि उससे उनके काम की जो है गति को और ज्यादा वेग मिलेगा। देखिए गवर्नमेंट जब कोई सिस्टम पे काम करता है ना, तो उस सिस्टम को बनाने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, जो IAS ऑफिसर लोग हैं, वो आपसे हमसे ज्यादा उनके पास ज्ञान है। वो विषय वो तैयार कर रहे हैं। वो जस्ट मंत्रालय के पास जो है प्रपोजल जाता है, मंत्रालय देखती है, मंत्रालय को लगता है हाँ सही है ये प्रोजेक्ट, तो उस पर जो वो लोग सेंशन करती है कि हाँ ठीक है इसको आगे बढ़ाया जाए। तो जो भी ब्यूरोक्रेट्स ने ये सिस्टम बनाकर दिया होगा, उसको जो है लगा होगा ये सही है, अगर आने वाले दिन में लगेगा ये गलत प्रोसेस है तो फिर उसको हटा भी दिया जाएगा। आज मान लीजिए देश में जो IAS IPS बन रहे हैं, हम लोग जैसे बच्चे आज के वक्त में क्या डिमांड करते हैं कि भैया IAS की जगह पे लेटरल एंट्री हम लोग की भी देश में ये सिस्टम आना चाहिए। क्यों लेटरल एंट्री आना चाहिए? कि जो बच्चे इस समय पढ़ाई करते हुए वक्त अपने एग्जाम में बैठे, परीक्षा में बैठे, तैयारी किए और तैयारी करने के बाद वो जॉब पा गए तो वो बड़े ज्ञानी हो गए। और जो व्यक्ति उस समय जो है किसी कारणवश
अगर घर के कोई प्रॉब्लम की वजह से या व्यक्तिगत अस्वस्थ होने की वजह से अपने टाइम पे अपने आयु में अगर परीक्षा में बैठ नहीं पाया यूपीएससी में, तो वो क्या पढ़ा लिखा नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी हो गया नहीं। भाई। उसके टैलेंट को आप कैसे निखार सकते हो? उसके टैलेंट को निखारने के लिए आपको उनको प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका देना होगा, और अगर वो उस प्रोजेक्ट पे काम करता है और एक आईएएस ऑफिसर से अच्छा करता है तो उसको लेटर एंट्री मिलनी चाहिए। तो ये विषय हो गया ज्ञान की बात, कि आप कैसे जो है लोगों को साथ जोड़ सकते हैं। तो जो स्किल्ड वाले लोग हैं उनको अगर ला करके साथ में अगर जोड़ करके अगर करने का कोई प्रयास है तो उसको देखा जाए कि वो कहां तक सही है। 32,000 और 2,000 में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इसकी संख्या जो 32,000 और 2,000 में है वो आपको 5% के लगभग पड़ रहा है। हाँ। तो ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 95% तो आपको जो फ्रेशर ही मिल रहा है। तो थोड़ा देखा जाए आगे, आप जितने भी बच्चे हैं, देखिए उनके जगह मैं भी रहता, मुझे भी ऐसा लगता कि मेरे अधिकार के साथ खेल किया जा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। उनका जो कहना है वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक। ठीक है। एक समय हम लोग का भी पास ये विषय चलता था कि अरे यार क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होगा। तो प्रत्येक समय गवर्नमेंट अपनी अपनी पॉलिसी तैयार करती है, वो अपने दफ्तर के हित के लिए, अपने देश के हित के लिए, कि कौन सा सिस्टम क्या सही रहेगा। जो सिस्टम पहले चलता था वही सिस्टम तो आज भी नहीं चल रहा। देश की आजादी के वक्त में 1947 के बाद 1950 में जब प्रथम सिस्टम लगाया गया नौकरियां के लिए, और आज 2024 तक अगर आए तो कितने 25 में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं जॉब के सिस्टम में। तो उसी तरह अमेंडमेंट होते रहता है, समय के समय जो टाइम टू टाइम जो है परिवर्तन गवर्नमेंट अपने सिस्टम में लाती है। तो निश्चित रूप से वेट करें, धीरे धीरे जरूर जो है स्थिति अच्छी होगी। लेकिन एक विषय को सब मानते हैं, कि जिस काम में चैलेंज के रूप में दे करके आपको जो है कोई जॉब दिया जाता है ना, वो काम ज्यादा अच्छा होता है। ये बात सही, ये बात सब लोग बोलते हैं। जो सरकारी नौकरी पाने वाले लोग हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनसे जब बोला जाता है अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, तो उनका मन विचार आता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ। अर्थात क्या है कि उनको लगता है प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई हो रही है, गवर्नमेंट में अच्छी नहीं हो रही है। तो ये थॉट जो है ना देश में चल रहा है, और ये थॉट सिर्फ नहीं, ये सच भी है कि ऐसा देखने को मिलता है। तो ये व्यवस्था इसे क्यों है? क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट वाले लोग ही गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास नहीं करते जब अपने सर्विस लेने का बात आता है। तो बहुत सारी कमियां हैं जो समय समय के साथ परिवर्तित होते हुए, ठीक है, एक समय आएगा जब हम लोग इस परिस्थिति को भी देखते हुए अपने देश को मजबूत करने के लिए एक सटीक सिस्टम के साथ बढ़ना शुरू करेंगे। एक दिन में अचानक परिवर्तन नहीं होता। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का वजन 3 किलो होता है, और धीरे धीरे बच्चा विकसित होता है, बढ़ते जाता है, और बढ़ते जब वो सचमुच जो है 18 और 20 की उम्र में जब आता है तो उसका शरीर का गार्ड जो है सही रूप से तैयार होता है। तो उसको बोला जाता है भाई ये बेस हो गया है। तो देश भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, और बहुत ही तेजी से आज के वक्त में बढ़ रहा है। इस विकासशील देश को विकसित देश बनाना है, और सबको, पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक साथ जो है जोड़ करके माँ भारती को नमन करते हुए अपने देश को जो है आगे बढ़ाते रहना है। चलिए, आज के इस वीडियो में छात्र लोगों के सारे सवाल का जवाब मिल चुका है, और बीजेपी गवर्नमेंट, माननीय जो रेलवे मंत्री है, वो छात्र विरोधी नहीं है। छात्र के हित में ही फैसला आज शाम 5 बजे तक आ जाएगा। फिलहाल के लिए चैनल को वॉच करते रहे और सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।